हेलो एवरीवन। आप लोगों का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। हम आज इस वीडियो में एक बार फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि आपके माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 1 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मांग की लोच। मैं इस एमसीक्यू के बहाने आपको थोड़ा थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ाता जा रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मांग की लोच होती क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मांग का नियम देखा हुआ था। मांग का नियम क्या बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ती है। साथ ही साथ अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी होती है, जबकि अन्य बातें समान रहती हैं। अर्थात कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। लेकिन हमको यह नियम यह नहीं बतलाता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होता है। केवल दिशा बताता है कि कीमत ऊपर जा रहा है तो मांग नीचे आएगी, और कीमत नीचे जाएगी तो मांग ऊपर जाएगा। लेकिन इस कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा, यह मांग का नियम बताने में असमर्थ होता है। इस बात को कौन बताएगा? हमारा इस बात को बताएगा मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी समझेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको मैंने सिंपली क्या कह दिया, ईडी। तो ये क्या कर रहा है? ये माप कर रहा है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा या कितना परिवर्तन होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये मेजरमेंट कर रहा है, माप कर रहा है, इसलिए इसका एक फार्मूला होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? मांग की लोच बराबर मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये ऊपर वाला अंश में क्या है? मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो अब इसको हम क्या करते हैं, आगे करते हैं थोड़ा सा। इसको लिख देंगे ऊपर वाले को डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या है? डेल्टा क्यू क्या है? कीमत में परिवर्तन, सॉरी, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। क्यू क्या है? प्रारंभिक मात्रा। डेल्टा पी क्या है? डेल्टा हमारा परिवर्तन को दिखाता है। पी से क्या हो गया? प्राइस, यानी कीमत में परिवर्तन। पी क्या है? प्रारंभिक कीमत है। तो यहाँ क्या होगा? 100 से 100 आपका कट गया। आपके पास क्या बचा? डेल्टा क्यू बाई क्यू अपॉन डेल्टा पी बाई पी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, इंग्लिश में बोलेंगे प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ? मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो देखिए, इस फार्मूले से आप क्या निकाल लेंगे? इस क्वेश्चन का हल निकाल लेंगे। ये क्या है आपका? कीमत का अनुपातिक परिवर्तन बता मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ कीमत ऊपर आ गया तो ये वाला आपका नहीं होगा। मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, ये आपका एकदम सही है। कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन ये नहीं है आपका। मांग का परिवर्तन और कीमत का परिवर्तन नहीं है, क्योंकि प्रतिशत या अनुपातिक होना चाहिए। तो दो फार्मूले मिले हमें। एक क्या कह रहा है? मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। दूसरा क्या कहता है?
कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू बाई क्यू। आगे इसको बढ़ाएंगे हम तो ये जो बटा है ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग क्या हो गया भाई, पी ऊपर और डेल्टा पी नीचे, तो पी बाई क्यू एक साथ लिख लेते हैं और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये भी आपका क्या है, मांग की लोच का एक फार्मूला है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको मांग की लोच का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, इसके अकॉर्डिंग तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कहता है कि मांग, किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। क्या कह रहा है, इसी फार्मूले देखिए, पूर्णतया बेलोचदार मांग का मतलब क्या होता है कि मांग की लोच क्या है, पूर्णतया बेलोचदार, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर इन्फिनेटिव। बेलोचदार मांग क्या है, पूर्णतया बेलोचदार नहीं कहा लेकिन बेलोचदार कहा है, तो इसको हम मानते हैं एक से कम। लोचदार कह रहा है तो इसको हम मानेंगे एक से बड़ा। अत्यधिक लोचदार को, ये भी क्या है आपका, ये भी एक से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन का मतलब ये ऊपर वाला, उस वस्तु की कीमत में, कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, यानी ये ऊपर वाला जो चीज़ है ना, क्या कह रहा है, ईडी बराबर मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये कह रहा है कि ये वाला चीज़ डेल्टा क्यू बाई क्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू बाई क्यू इज लेस देन डेल्टा पी बाई पी। इसका मतलब क्या है आपका, ये ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो उत्तर क्या होता है, एक से कम आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो ऐसी दशा में मांग की लोच बेलोचदार होती है। तो ये आपका आंसर होगा, एक से कम वाला। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये जानते हैं कि जो मांग की लोच होती है वो मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। मांग की लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां होती हैं। एक होता है आपका, थोड़ा सा जगह हमको नहीं मिल रहा है, पूर्णतः, चलिए अभी इसको मैं बता दूंगा, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आएगा कहीं तो मैं देखता हूँ उसको। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, कमी या वृद्धि, उस पर होने वाले कुल व्यय की मात्रा यथा स्थिर रहती है, तब मांग की लोच क्या होती है। तो देखिए, मांग की लोच की मापने की कई विधियां होती हैं। एक क्या होता है, अ, आपका चाप विधि होती है। जो ऊपर हमने देखा ये लगभग क्या है, आपकी आर्क मेथड है, ये वाला लगभग लगभग आर्क मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्यू की जगह पे क्यू क्यू प्रारंभिक मात्रा प्लस नई वाली मात्रा Q1 प्लस Q2 बाई 2 कर देते हैं। आप इसको भी आर्क मेथड में लिख सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, कमी या वृद्धि होने पर कुल व्यय की मात्रा स्थिर रहती है, तब मांग की लोच होगी। तो देखिए, एक विधि क्या होती है आपकी, आर्क मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, आर्क या प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको हमने देख लिया है। दूसरा विधि क्या होता है, टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यय विधि, टोटल आउटले मेथड, इसको व्यय विधि भी कहते हैं। ये किसने प्रपोज किया था, ये आपका प्रपोज किया था अल्फ्रेड मार्शल ने।
अल्फ्रेड मार्शल। तीसरा कौन सा होता है आपका? पॉइंट मेथड मेथड, बिंदु विधि, या ज्यामिति विधि, या ज्योमेट्रिक मेथड। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इस टोटल आउटले मेथड, कुल व्यय विधि का देखते हैं। तो मार्शल ने क्या बताया था? मार्शल ने बताया कि कीमत में परिवर्तन होने पर, कीमत में परिवर्तन होने का मतलब कीमत बढ़ने पर या फिर घटने पर कुल व्यय, व्यय व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो मान लेते हैं वस्तु की कीमत P है और वस्तु की मात्रा Q है, यानी अगर कीमत 10 रुपया है तो हम 100 इकाइयाँ खरीद रहे हैं, तो कुल खर्चा कितना हो गया हमारा? P इंटू क्यू। तो ये PQ आपका क्या दिखा रहा है? PQ आपका खर्च को दिखा रहा है। ये क्या कहता है? कीमत बढ़ने पर अगर PQ भी बढ़ जाए और कीमत के घटने पर PQ भी घट जाए, तब क्या होगा? जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी? इकाई से छोटी होगी। ईडी आपकी 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पे हम इधर दिखाएंगे P और इधर क्या दिखाएंगे? PQ। और डायग्राम जो बनाएंगे वो इस तरीके का बनेगा। ये केस नंबर 1 है, ठीक है, केस नंबर 1। इसी में केस नंबर 2 आएगा। वो क्या कहता है? इसका ठीक उल्टा बात, कि कीमत बढ़े, अगर कीमत बढ़े और कीमत के बढ़ने से व्यय, PQ क्या है हमारा? व्यय है, खर्चा है, ये क्या हो जाए? कम हो जाए। ये जो डायग्राम है भाई, धनात्मक ढाल होगा, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बना दिया था, ये ऐसे होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरा केस? अगर कीमत बढ़े तो व्यय घट जाए, और इसके विपरीत कीमत घटे तो व्यय आपका क्या हो? बढ़ जाए। तो यहाँ पे जो मांग की लोच होगी वो वो क्या होगी? 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव ढाल वाला। यहाँ पे P दिखाएंगे, P मतलब कीमत, इधर Q दिखाएंगे, यानी कीमत जब कम होगी तो व्यय आपका बढ़ जाएगा, और जब कीमत बढ़ेगी तो व्यय क्या होगा? घट जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 ये कहता है कि कीमत बढ़े तो भी व्यय वैसा का वैसा ही रहे, कीमत घटे तो भी व्यय पे कोई प्रभाव ना पड़े, पहले के जैसा ही रहे। इस केस में जो मांग की लोच होती है वह क्या होती है? 1 के बराबर होती है। और जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है? एक सीधी रेखा बनता है, वाई अक्ष के समांतर बनता है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इस एक ही डायग्राम से, अगर मेरी कोई बात ना समझ रहे तो बस इतने याद रखिए कि कीमत जब बढ़ेगा तो अगर व्यय हमारा क्या हो गया? विपरीत दिशा में घटे। यहाँ पे मैं PQ लिख रहा हूँ, PQ से आप डरिएगा मत, PQ मतलब जस्ट व्यय, खर्चा। तो यहाँ पे जो मांग की लोच है वो क्या है? 1 से बड़ी है। यहाँ पे क्या है? व्यय एज इट इज है तो 1 के बराबर है, और यहाँ पे क्या है? व्यय आपका 1 से छोटा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब कमी या वृद्धि होने पर कुल व्यय यथास्थिर रहे, तो कौन सा वाला केस निकल रहा है आपका? केस नंबर 3। इकाई के बराबर होती है। इकाई से अधिक होने का मतलब क्या हो जाएगा? कीमत में परिवर्तन होने पर व्यय हमारा, व्यय में उल्टा परिवर्तन होता है, यानी कीमत बढ़ने पर व्यय घट जाता है और कीमत के घटने पर व्यय बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1 से छोटा होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1 के बराबर होगा। इकाई से बहुत अधिक कही जाएगी, ये कोई मतलब नहीं है आपका। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये वाला। अब हम लोग बात करते हैं, किसी वस्तु की मांग बेलोजदार होती है। बेलोजदार होने का मतलब कीमत में आप कितना भी परिवर्तन करें, मांग में कम परिवर्तन होगा। तो उस केस में मांग की लोच आपकी 1 से छोटी होती है।
कीमत में कमी बेसी करने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी वस्तुएं होती हैं, जैसे खाना हो गया, दवाइयाँ हो गई, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहे उसकी कीमत बढ़ जाए चाहे उसकी कीमत घट जाए। तो इस केस में क्या होता है, बेरोजगार में उस वस्तु पर आय का बहुत बड़ा भाग व्यय किया जाता है, ऐसा नहीं है। उस वस्तु का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, नहीं, विभिन्न कार्यों में नहीं होता है। उस वस्तु के उपभोग को भविष्य के लिए टाला जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। उस वस्तु का उपभोग करने की व्यक्ति की आदत पड़ जाती है। ये थोड़ा सा मैं अभी डी मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा देखना होगा, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा फिर इसको देख लूंगा। अभी के लिए डी मान के चलते हैं, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, सॉरी, मैंने होमवर्क नहीं किया इसके लिए। फिर भी आप इसको डी मान के चलिए, फिर मैं देखता हूँ अभी, दूसरे वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि वस्तु ऐसी है जिसकी मांग लोचदार है तो रेलवे उस वस्तु के भाड़े की दर क्या रखेगा। तो यहाँ देखिए, थोड़ा मुझे जगह में मिल रहा है, मैं मांग की लोच की श्रेणियां बता दूं आपको। मांग की लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 5 श्रेणियां होती हैं। केस नंबर 1, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी मांग की लोच अनंत हो जाए, यानी कीमत में थोड़ा सा कमी वृद्धि होने पर मांग बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाए। इस केस में जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, इधर प्राइस, इधर आपका क्या हो गया, डिमांड। यानी कीमत में बहुत नगण्य के बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो मांग अगर कम हो, यानी कीमत अगर कम हो तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और कीमत में वृद्धि हो तो मांग एकदम कम हो जाए, तो इस केस में क्या होता है, आपका मांग की लोच अनंत के बराबर हो जाती है। केस नंबर 2, इसका ठीक उल्टा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली बोलते हैं या फिर कहीं कहीं हाईली भी लिखा रहता है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। पूर्णतया बेरोजगार मांग, इसमें क्या होता है, कीमत में चाहे जितनी कमी वृद्धि हो लेकिन मांग आपकी वही की वही रहेगी। तो इधर प्राइस है, इधर क्या है, आपकी डिमांड है। तो प्राइस आपकी चाहे 100 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, मांग ओ क्यू की ओ क्यू ही रहेगी, यानी वाई अक्ष के समांतर। तो ये क्या हो गया आपका, जीरो के बराबर। तीसरा है केस नंबर 3, यूनिट इलास्टिक डिमांड। क्या है, यूनिट मतलब इकाई लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। इस केस में क्या होता है, मांग की लोच 1 के बराबर होती है, ई डी इज इक्वल टू 1। यानी अगर कीमत में 5% की कमी हो रही हो तो जो मांग है उसमें कितने की वृद्धि हो जाए, 5% की वृद्धि हो जाए। तो जितना प्रतिशत कीमत में परिवर्तन हुआ, ठीक उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांगी गई मात्रा में ही हो जाएगा। तो अंश और हर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 3 हो गया। चौथा क्या होता है आपका, केस नंबर 4, इसको बोलते हैं इकाई से इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग। तो बेलोचदार मांग में क्या होता है, मांग की लोच आपकी एक से म- मांग की लोच 1 से कम होती है, यानी कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा
मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। जैसे कीमत आपकी कितना कम हुई, इतना कम हुई, लेकिन मात्रा में केवल इतना ही वृद्धि हुई, यानी अंश में कम कमी हुआ और हर में ज़्यादा कमी हुआ फार्मूले के आधार पर। यानी ये जो फार्मूला हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ था, ये वाला प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कम हुआ, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ये ज़्यादा हुआ। तो एक छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या में हम भाग देंगे तो उत्तर आपका एक से कम आता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम लोग पांचवा बात करते हैं, पांचवा केस जो कि है केस नंबर 5, इसका नाम है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या होता है, मांग की लोच एक से बड़ी होती है। इलास्टिक बोलते हैं या इसको हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं, अत्यधिक लोचदार मांग। इसमें मांग की लोच एक से बड़ी होती है। तो कीमत में इतना कमी होने पर कीमत में क्या हो रही है, कम कमी हो रही है, लेकिन मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जा रहा है। यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अधिक है और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कम है। जो फार्मूला हमने लिखाया हुआ था, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, सॉरी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है वह बड़ा होगा, यानी अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो उत्तर क्या होगा, एक से बड़ा आएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन, यदि वस्तु ऐसी है जिसकी मांग लोचदार है, लोचदार होने का मतलब एक से बड़ा है, तो रेलवे उस वस्तु के भाड़े की दर, यानी जब कीमत बढ़ेगा, कीमत आप बढ़ाएंगे तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कीमत आप कम करेंगे तो मांग बढ़ जाएगी। तो आप अगर दुकानदार हैं, आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसकी लोच क्या है, लोचदार है, कोई ऐसी वस्तु बेच रहे हैं जिसकी लोच लोचदार है, तो आपको उसकी कीमत क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए या अधिक रखना चाहिए। जब आप अधिक रखेंगे तो उसकी मांग में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप कीमत कम करते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इसलिए ऊंची तय करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी मांग कम हो जाएगी, इसलिए आप इसको नहीं रखेंगे। ये वाला उत्तर नहीं होगा। कम तय करेंगे, अपरिवाहित रहेगी और मध्यम रहेगा, ये कोई मतलब नहीं है। तो आंसर नंबर दूसरा हो गया। तो क्वेश्चन फिर से देखिएगा, यदि वस्तु ऐसी है जिसकी मांग लोचदार है, मांग कैसी है, लोचदार है, तो रेलवे को क्या करना चाहिए, उसका भाड़ा कम रखना चाहिए। ठीक है, एक मांग वक्र के बिंदुओं पर मांग की लोच, तो यहाँ पे मांग की लोच मापने की मैंने जैसा कि बताया हुआ था तीन विधि है। एक आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, आनुपातिक विधि या चाप विधि। दूसरा क्या था आपका, कुल व्यय या आगम विधि, टोटल आउटले और रेवेन्यू मेथड, जो कि मार्शल द्वारा दिया गया था। और तीसरा कौन सा होता है, बिंदु विधि होता है। तो बिंदु विधि में क्या होता है कि एक रेखा पर मांग की लोच अगर निकालनी हो आपको, मैं यहाँ बना देता हूँ, फिर मैं इसको अ, करूँगा भी। बिंदु विधि, पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो जा रहा है, लेकिन आप इसको अगर देख रहे होंगे, पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिंदु विधि, मांग की लोच नापने की कौन सी विधि, बिंदु विधि। इस विधि का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हमें एक मांग वक्र दिया हो। हमको ये क्या दिया है, एक मांग वक्र दिया है, हमको इस बिंदु ए पर मांग की लोच निकालना है, डी D1। इधर क्या है आपका प्राइस, इधर क्या है आपका डिमांड।
तो इस बिंदु ए पर मांग की लोच, बिंदु ए पर मांग की लोच, इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, बिंदु ए से नीचे का भाग, बिंदु ए से नीचे का भाग, लोअर सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट ए, बिंदु ए से नीचे का भाग बटा बिंदु ए से ऊपर का भाग, ऊपर का भाग। तो बिंदु ए से नीचे का भाग कितना हो गया आपका, ये बिंदु ए है और ए से नीचे का भाग AD1 क्या हो गया आपका, AD1। और बिंदु ए से ऊपर का भाग कितना है, AD, ठीक है, AD। तो आप ये बताइए देखकर, इसमें नीचे का भाग बड़ा है कि ऊपर का भाग, तो आप देख रहे हैं ऊपर का भाग बड़ा है, तो यानी जो नीचे वाला चीज है AD, ये क्या है, बड़ा है और ये छोटा है। तो जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो उत्तर क्या होगा, एक से कम होगा। तो इस बिंदु ए पर मांग की लोच क्या हो गई, एक से कम हो गई। अब हम क्या लेते हैं, एकदम मध्य बिंदु लेते हैं, मध्य बिंदु M मान लेते हैं। अब यहाँ पे मांग की लोच निकालना हो तो बिंदु M से नीचे का भाग बटा बिंदु M से ऊपर का भाग। तो यहाँ पर M से नीचे का भाग कितना हो जाएगा, MD1, और M से ऊपर का भाग कितना हो जाएगा, MD। तो MD जितना है उतना ही MD1 है, क्यों, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु हैं। तो जितना नीचे का भाग होगा ठीक उतना ही ऊपर का भाग होगा, इसलिए यहाँ पे मांग की लोच क्या हो जाएगी, एक के बराबर हो जाएगी। अब मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे हो, इसका मान लेते हैं नाम B है, तो B बिंदु पर मांग की लोच क्या होगा, तो B बिंदु से नीचे का भाग कितना है, BD1, और B बिंदु से ऊपर का भाग BD। तो नीचे का भाग क्या है, बड़ा है, और ऊपर का भाग छोटा है, इसलिए जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी, एक से बड़ा होगा। अब दो बिंदु बचे हमारे, एक बिंदु D बचा है और एक D1 बचा है। तो बिंदु D पर मांग की लोच अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, नीचे का भाग कितना है भाई, पूरा है, D1 है ना, और ऊपर का भाग कितना है, 0 है। तो यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी, नीचे का भाग D1 और ऊपर का भाग 0, इसलिए यहाँ पे जो मांग की लोच होगी वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें D1 पर, तो बिंदु D1 पर मांग की लोच यानी नीचे का भाग कितना हो जाएगा, 0, और ऊपर का भाग कितना हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा, नीचे का भाग 0, ऊपर का भाग D1। तो 0 में किसी संख्या से जब आप भाग देंगे, 0 बटा D1, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका। यानी इस बिंदु पर जो मांग की लोच है वो क्या है, 0 है। तो देखिए इसी रेखा पर हर एक बिंदु पर मांग की लोच क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। यहाँ 0 थी, यहाँ पर एक से छोटी थी, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं मांग की लोच बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक के बराबर हुई और इसके बाद एक से बड़ी हुई और इस बिंदु पर अनंत हो गई। तो देखिए मांग की लोच, कहाँ थे हम लोग भाई, इधर थे ना कहीं, ये वाला, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होगी, समान रहती है, नहीं, नीचे कम रहता है, जैसे जैसे उस रेखा पे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं मांग की लोच बढ़ती जाती है, भिन्न भिन्न होती है, सही बात है। क्या होगा, ये उसकी ढाल पर निर्भर करता है। तो इ- ये भी नहीं है, क्योंकि ढाल आपका वहाँ पे समान है, फिर भी मांग की लोच क्या है, अलग अलग हो जा रही है, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही मांग वक्र पर मांग की लोच क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या होता है। तो देखिए मांग की लोच तीन प्रकार की होती हैं, एक मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच, और तीसरा क्या होता है, मांग की आड़ी लोच। तो जैसा कि हमने मांग की आय लोच का फॉर्मूला देखा, मांग की लोच का फॉर्मूला देखा हुआ था, जिसको हम लोग मांग की लोच भी कह देते हैं। क्या लिखा था, ED बराबर डेल्टा Q/Q अपॉन डेल्टा P/P,
डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या है? मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। और डेल्टा पी बाई पी क्या है? मांग में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, ये कौन सा हमारा था? मांग की कीमत लोच। इसको हम लोग सिंपली क्या कह देते हैं? मांग की लोच भी कह देते हैं। दूसरा क्या होता है? मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली पहले वाले में कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। मांग की आय लोच में हम लोग देखेंगे कि आय में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई क्यू बराबर डेल्टा क्यू बाई क्यू बटा डेल्टा वाई बाई वाई, यानी मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये मांग की आय लोच होती है। जैसे ये वाला मैंने बताया था ना, मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा क्यू बाई क्यू गुणे 100 बटा डेल्टा पी बाई पी गुणे 100। तो 100 से 100 कट जा रहा था, यही बच रहा था आपका डेल्टा क्यू बाई क्यू अपॉन डेल्टा पी बाई पी। ये बाद में आपका इस तरीके से हो जा रहा था, इसी को हम क्या बोल रहे थे? मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो ठीक ऐसे यही भी है, यहाँ पर भी शुरू में 100 होगा, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा आय में प्रतिशत परिवर्तन। फिर 100 से 100 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? डेल्टा क्यू बाई क्यू अपॉन डेल्टा वाई बाई वाई। तो मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा आय में अनुपातिक परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा क्यू बाई क्यू, ये जो भाग है ये गुणा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। वाई बाई क्यू, ये आ जाएगा आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई। सेम टाइप का चीज़ है। तो ये मांग की आय लोच होती है। तीसरा क्या होता है आपका? मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ चल नहीं रहा इधर, एक मिनट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या होता है? ईसी। इसमें हम ये मानते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वाई वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई गुणे 100 बटा डेल्टा पी एक्स अपॉन पी एक्स गुणे 100, है ना। यानी एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर वाई वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग मांग की आय लोच कहते हैं। या फिर इस ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, यानी एक्स वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जबकि कीमत किसकी चेंज हो रही हो? वाई वस्तु की चेंज हो रही हो। यहाँ पे हमने एक बार एक्स वस्तु का चेंज किया था और उसका प्रभाव कहाँ देखा? वाई वस्तु की मांग पर। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? वाई वस्तु की कीमत चेंज कर रहे हैं और इसका प्रभाव कहाँ देख रहे हैं? एक्स वस्तु की मांग पर। तो सेम फार्मूला है, इसको हम क्या कह देंगे? इसी वाले को बढ़ते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये वाला नहीं दिया हुआ है। डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स बटा डेल्टा पी एक्स अपॉन पी एक्स। मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा एक्स वस्तु की मात्रा में अनुपातिक कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, सॉरी ये वाई वस्तु होगा, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बना दूं। ये क्या है? डेल्टा क्यू एक्स बाई क्यू एक्स अपॉन
डेल्टा पी एक्स, सॉरी पी वाई, क्या कर रहा हूँ, डेल्टा पी वाई बाई पी वाई। ये थोड़ा इधर चल भी नहीं रहा है। ये क्या है आपका, मांग एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बटा वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये मांग की आड़ी लोच का फॉर्मूला होता है, क्या है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये मांग की लोच होता है, ये आपका पहला वाला। ठीक है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन, ये वाला कौन सा हो गया आपका, दूसरा वाला, मांग की आय लोच। तीसरा क्या है, एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो ये हो गया आपकी मांग की आड़ी लोच, तीसरा वाला। एक्स की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटा वाई की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंसर आपका क्या हो गया, ये वाला। तो इस क्वेश्चन की सहायता से मांग की लोच कितने प्रकार की हैं आप उसको जान सकते हैं। अब ये देखिए, मांग की लोच की सीमाएं क्या होती हैं, एक से अनंत, जीरो से अनंत और माइनस अनंत से प्लस अनंत। तो ये हमने देखा हुआ है बिंदु विधि में भी, यहीं पे है ये जी, यहाँ पे जीरो है, मिनिमम मांग की लोच कितनी है, जीरो। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं मांग की लोच बढ़ती जा रही है और यहाँ पे क्या हो गई, अनंत हो गया। तो इससे हमने क्या देखा, जीरो से अनंत तक मांग की लोच की सीमाएं हैं। एक मैंने मांग की लोच की श्रेणियां बताई हुई थी, जिसमें हमने 5 प्रकार की मांग की लोच की श्रेणियां की बात की थी। यहाँ पे अनंत अधिकतम वैल्यू था और जीरो न्यूनतम वैल्यू है। आप यहाँ से भी इसका आंसर रख सकते हैं। हम लोग कहाँ थे भाई, क्वेश्चन छूट गया है क्या ये वाला। ये वाला क्वेश्चन एक छूटा भी है, पहले मैं इसको देख लूँ। तो ये 48 हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ छूटा हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जब किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, बेलोचदार का मतलब आप याद रखिएगा एक से कम, तो उसकी कीमत ऊंची रखी जा सकती है, ये सत्य है आपका। यानी आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिस पे लोग को खरीदना ही खरीदना है, जैसे नमक, केवल अगर नमक आपको बेचना तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी कीमत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को नमक की आवश्यकता होती है। दवाइयाँ, सभी लोगों को दवाइयों की आवश्यकता होती है। जो जरूरी सामान है वो सब, उसकी मांग की लोच क्या होती है, बेलोचेदार होती है, तो उसकी कीमत क्या रख सकते हैं हम लोग, ऊंची रख सकते हैं। जिस वस्तु की मांग लोचदार होती है उसकी कीमत ऊंची रखते हैं। यानी लोचदार है, जैसे ही आपने कीमत बढ़ाया, यानी ईडी एक से बड़ा अगर है तो आप उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कीमत ऊंची नहीं रखना चाहिए। जिस वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है उसकी लागत अधिक मानी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस वस्तु का मांग पूर्णतया लोचदार हो, पूर्णतया लोचदार मतलब ईडी बराबर इन्फिनिटी, उसकी लागत अधिक मानी जाती है, ऐसा भी कोई बात नहीं, लागत से हमने कोई संबंध नहीं देखा हुआ, तो पहला वाला आपका ये सही है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जब मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच क्या होती है, एक्स अक्ष के समांतर हमने देखा हुआ था। जब एक्स अक्ष के समांतर था तो मांग की लोच हमारी क्या थी, अनंत थी, पूर्णतया लोचदार मांग। वाई अक्ष के समांतर था तो क्या था, पूर्णतया बेलोचदार, जीरो। एक बीच में से आ रहा था, मांग की लोच की श्रेणियां याद करिए आप, तो ईडी बराबर 1। यहां से अगर आए, ये जीरो है और ये वाला एक है, ये ईडी लेस देन 1, एक से छोटा, और मांग की लोच आपका इधर से जाए, इस सेक्शन से,
मतलब यहाँ से जा रहा हो, तो ई डी इज ग्रेटर देन 1। ये क्या कह रहा है, जब मांग की लोच वाई अक्ष के समांतर हो, तो वाई अक्ष के समांतर ये वाला है, यानी ऐसा है, यानी ई डी बराबर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इकाई का मतलब क्या है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णतया लोचदार, बेलोचदार। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच डायग्राम आपने बनाया हुआ था, स्थानापन्न के लिए सीधा होता है, इसे धनात्मक मान लीजिएगा। मांग की आड़ी लोच शून्य होती है जब वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुओं के केस में मांग की आड़ी लोच क्या होता है, शून्य होता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है, सही बात। असंबंध वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच शून्य होती है, ये भी सही है, पिछले लेक्चर में आप ध्यान दिए होंगे। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है, ठीक है। पूर्णतया बेलोच मांग वक्र क्षैतिज सरल रेखा होता है, यानी ये बता रहा है कि ऐसा होता है, तो ऐसा तो भाई आपका अनंत होता है, जबकि पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होती है, वाई अक्ष के समांतर होती है, ऐसी वाली होती है। तो यही आपका क्या है, गलत है। और लेकिन असत्य कौन सा है, ये वाला ही असत्य है। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है, तो मांग, वस्तु की मांग क्या होती है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, फार्मूला याद करिए, ई डी बराबर डेल्टा क्यू बाई क्यू गुणे 100 बटा डेल्टा पी बाई पी गुणे 100। क्या कह रहा है, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है, यानी ये वाला ऊपर वाला क्या हो, अधिक हो, और नीचे वाला कम हो, यानी उत्तर क्या होगा आपका, एक से बड़ा आएगा। अंश बड़ा, हर छोटा, ठीक है, हर छोटा होगा। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो एक से बड़ा, एक से बड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, लोचदार कहते हैं। बेलोचदार एक से छोटा, पूर्णतया लोचदार एक सच के समांतर, समानुपाती, ऐसा हमने कुछ देखा ही नहीं था। यदि कीमत के घटने से उपभोक्ता का वस्तु पर कुल व्यय घट जाता है, कीमत घटा तो व्यय क्या हो गया आपका, व्यय भी घट गया, और कीमत बढ़ा तो व्यय भी क्या हुआ आपका, बढ़ गया। संबंध कैसा आया यहाँ पे, व्यय और कीमत के बीच में सीधा संबंध आया, यानी धनात्मक आया। तो क्या है, यह वस्तु घटिया वस्तु है, इसकी मांग की कीमत लोच इकाई से कम है, ठीक है। इसकी मांग की कीमत लोच क्या है, इकाई से कम है। उपभोक्ता की ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। उत्पादकों को बड़े पैमाने पर बचतें प्राप्त होती है, उत्तर नंबर ये वाला है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति वक्र, तो अभी हमको क्या देखना होगा, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति वक्र। तो पूर्ति की लोच भी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन गुणे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, है ना। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ति की नोच, पूर्ति की लोच। ये क्यू एस में छोटा सा लिख दे रहा हूँ अंतर दिखाने के लिए मांग की लोच से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो पूर्ति की लोच की भी 5 श्रेणियाँ होती हैं। ये क्या होता है, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, ठीक है, कीमत में थोड़ा सा कमी बेसी, पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन। पूर्णतया लोचदार, ई एस बराबर 0, वाई अक्ष के समांतर। पूर्ति में आपको एक बात ये जाननी है कि अगर मूल बिंदु, ऐसे रेखा पूर्ति रेखा ये है आपकी, ये इसको बढ़ाने पर मूल बिंदु से जाए तो ई एस क्या हो जाएगा, 1 के बराबर।
अगर पूर्ति हमारी ऐसे है, इसको बढ़ाने पर ये वाई अक्ष को छू दे तो पूर्ति की लोच क्या है, एक से बड़ी होगी। इसका ठीक उल्टा, अगर पूर्ति की लोच को बढ़ाने पर ये एक्स अक्ष को छू दे तो ये एक से कम होगा। तो देखिए पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति वक्र, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति वक्र क्या होती है, एक्स अक्ष के समांतर होने पर पूर्णतया लोचदार हो जाएगा, ये नहीं होगा। वाई अक्ष के समांतर ये वाला है आपका 45 डिग्री पर एक के बराबर, है ना। और इनमें से कोई नहीं तो उत्तर नंबर आपका क्या हुआ, सेकंड वाला। पूर्ति की लोच होती है, पूर्ति की लोच क्या मानी जाती है, धनात्मक होती है, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ती है और प्राइस के घटने पर पूर्ति भी घटती है। पूर्ति में से कौन सा सही है, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति अनंत सही है। इकाई लोचदार ये तो देखिए एकदम गलत है। लोचदार पूर्ति एक से बड़ी होनी चाहिए, अधिक लोचदार ये भी आपका सॉरी बेलोचदार पूर्ति एक से छोटा। पूर्णतया लोचदार पूर्ति अनंत ये वाला सही है आपका। बेलोचदार पूर्ति आपका होता है एक से छोटा, लोचदार बेलोचदार। तो ये थोड़ा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ये दोनों सही लग रहे हैं ना, पहला और ये वाला ज़्यादा सही, लेकिन ये है ठीक है। पूर्ति की लोच एक से कम होने पर सरल रेखा शुरू होती है ना, पूर्ति की लोच एक से कम होने पर कहाँ से शुरू होती है आपकी, इसको आप बढ़ाएंगे तो एक्स अक्ष से शुरू होगी, यानी ओ एक्स अक्ष से। मूल बिंदु से जाएगा तो ये एक के सॉरी ई एस क्या होगा, एक के बराबर होगा। वाई अक्ष से जाएगा तो क्या होगा, ई एस एक से बड़ा होगा। दोनों होगा नहीं तो यही वाला आपका उत्तर सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णतया लोचदार पूर्ति वक्र की स्थिति क्षैतिज सीधी रेखा होती है, ओ एक्स ये वाला आपका है, यानी एक्स अक्ष के समांतर तो अनंत। ये क्या है आपका, इसी को पूर्णतः ये वाला आपका सही है, बाकी को भी देख लेते हैं हम लोग। ओ एक्स ओ एक्स अक्ष से आरंभ होगी तो क्या होगा, एक से छोटा। लंबवत सीधी रेखा जीरो, मूल बिंदु से प्रारंभ होगा एक के बराबर। पूर्ति अधिक लोचशील होने की दशा में, पूर्ति अधिक लोचशील होने की दशा में एग्रीगेट सप्लाई क्या है भाई, ये एग्रीगेट प्राइस, यानी जो सप्लाई है वो प्राइस से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तो ये वाला होगा आपका। उच्चतम कीमत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये होगा उच्चतम कीमत सरकार के द्वारा निर्धारित होती है कि इससे अधिक कीमत आपको नहीं लेना है। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस वस्तु पर कीमत नीति लागू होती है, कपड़ा नहीं, घी नहीं, चीनी नहीं, मिट्टी का तेल जी हाँ ये वाला होता है। तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है कुछ गलत हो, तो मैं उसको एक दिन और देख लूँगा आपसे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।